वेलकम बैक। आप सभी का मेरे YouTube चैनल माय सक्सेस गुरु में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में 12th हिस्ट्री के मॉडल पेपर से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब हम मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2024 नमूना प्रश्न पत्र मॉडल पेपर विषय इतिहास कक्षा 12वीं। इस पेपर का समय 3 घंटे 15 मिनट है व पूर्णांक 80 अंक है। पेपर हल करने से पूर्व हमें दिए गए सामान्य निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, जो इस प्रकार है। 1. परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक रोल नंबर अवश्य लिखें। 2. सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। 3. प्रश्नों के उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। 4. जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ ही लिखें। 5. प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक सीरियल नंबर अवश्य लिखें। हिस्ट्री का पेपर 4 भागों में होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी व सेक्शन डी। सबसे पहला पार्ट खंड अ सेक्शन ए होता है, जिसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 1. बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तथा MCQ क्वेश्चंस भी कहते हैं। 2. रिक्त स्थान वाले प्रश्न, इन्हें फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस तथा FBQ क्वेश्चंस के नाम से भी जाना जाता है। व 3. अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, इन प्रश्नों को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तथा VSAT क्वेश्चंस भी कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे परसेंटेज को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। इस सेक्शन में सभी क्वेश्चंस 1 अंक के होते हैं। अब हम फटाफट पेपर स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस प्रकार के प्रश्नों में 4 में से किसी एक का चयन करना होगा। हिस्ट्री के पेपर में कुल 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस के निर्देश इस प्रकार है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गुजरात। सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। थर्ड क्वेश्चन, पिता से पुत्र फिर पौत्र और प्रपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पितृवंशिकता। पिता से पुत्र फिर पौत्र और प्रपौत्र को संपत्ति पितृवंशिकता व्यवस्था के तहत मिलती है। फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर को इब्न बतूता ने भारत में सबसे बड़ा शहर बतलाया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली। इब्न बतूता ने भारत में सबसे बड़ा शहर दिल्ली को बतलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो थे। छठा क्वेश्चन, विष्णु के उपासक निम्न में से कौन थे? इसका सही उत्तर है अलवार। विष्णु के उपासक अलवार कहे जाते हैं। सातवां क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है हरिहर व बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कृष्णदेवराय। यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि कृष्णदेवराय ने धारण की थी। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी? इसका सही आंसर है जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर ने तंबाकू पर पाबंदी लगाई थी। 10वां क्वेश्चन, शाहमल की मृत्यु कब हुई? इसका करेक्ट आंसर है 1857 ईस्वी में। शाहमल की मृत्यु 1857 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था? इसका सही उत्तर है कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त का जनक कॉर्नवालिस था। 12वां प्रश्न, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? इसका सही उत्तर है 1813 ईस्वी में। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में 1813 ईस्वी में पेश की गई थी। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कंपटीशन एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है केसर-ए-हिंद। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ?
इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। ये प्रश्न भी एक अंक का होता है। 1. प्रयाग प्रशस्ति की रचना देश देश ने की थी। इसका सही उत्तर है हरिशेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की थी। 2. महाभारत की रचना देश देश भाषा में हुई। इसका सही आंसर है संस्कृत। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई। 3. मनुस्मृति में देश देश प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। इसका सही उत्तर है 8। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। 4. श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध देश देश धर्म से है। इसका सही आंसर है जैन धर्म। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। 5. देवी संप्रदायों में देवी की उपासना देश देश से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। इसका सही उत्तर है सिंदूर। देवी संप्रदायों में देवी की उपासना सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। 6. तालीकोटा का युद्ध सन देश देश में लड़ा गया। इसका सही आंसर है 23 जनवरी 1565। तालीकोटा का युद्ध सन 23 जनवरी 1565 में दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। 7. आईन-ए अकबरी के अनुसार भूमि को देश देश भागों में बांटा गया है। इसका सही आंसर है 4। आईन-ए अकबरी के अनुसार भूमि को पोल्लज, परोती, चचर तथा बंजर इन 4 भागों में बांटा गया है। थर्ड क्वेश्चन, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। इस प्रकार के प्रश्न 1 अंक के हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में गलियों व सड़कों को किस पद्धति से बनाया गया था? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता में गलियों व सड़कों को ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र से हमें किस विषय की जानकारी मिलती है? उत्तर, अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन सैनिक और प्रशासनिक संगठन तथा सामाजिक अवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। थर्ड क्वेश्चन, बहिर्विवाह पद्धति किसे कहा जाता है? उत्तर, अपने गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, किस वंश में मातृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था थी? उत्तर, सातवाहन वंश में मातृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था थी। फिफ्थ क्वेश्चन, स्त्रीधन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता है और इसे स्त्रीधन कहा जाता है। छठा क्वेश्चन, इब्न बतूता के श्रुतलेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? उत्तर, इब्न बतूता के श्रुतलेखों को लिखने के लिए इब्न जुजाई को नियुक्त किया गया था। सातवां क्वेश्चन, वली शब्द से क्या तात्पर्य है? उत्तर, वली शब्द से तात्पर्य है ईश्वर का मित्र। आठवां क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन होते थे? उत्तर, विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पियों एवं व्यापारियों से भू राजस्व एवं अन्य कर वसूल करते थे। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई थी? उत्तर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उत्तर, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार हमने ये जान लिया है कि पेपर के सेक्शन ए में सभी क्वेश्चन परसेंटेज बढ़ाने की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। खंड ब, सेक्शन बी, लघुत्तरात्मक प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन की उत्तर शब्द सीमा लगभग 50 शब्द होती है। क्वेश्चन नंबर 4 से 15 तक लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। क्वेश्चन 4, स्तूप क्यों बनाए जाते थे? उत्तर, कुछ पवित्र स्थानों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे। इन टीलों को स्तूप कहते थे। इन स्तूपों में पवित्र अवशेष होते थे, इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को प्रत्येक महत्वपूर्ण नगर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने भरहुत, सांची तथा सारनाथ आदि स्थानों पर 84,000 स्तूप बनवाए। प्रश्न 5, त्रिपिटक क्या है? इनके नाम लिखिए। उत्तर, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पाली भाषा में लिखित प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 पिटारियां। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। त्रिपिटकों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, विनय पिटक, सुत्ता पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन 6,
कुल कितनी बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई? उत्तर, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने व उनका पाठ अर्थात वाचन करने के उद्देश्य से बौद्ध संगीति अर्थात सम्मेलन की प्रथा चल पड़ी। इन्हें धम्म संगीति भी कहा जाता है। संगीति का अर्थ है साथ साथ गाना। कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र व कश्मीर में किया गया था। नेक्स्ट, 7वां क्वेश्चन, भारत में आने वाले किन्हीं 3 यात्रियों के नाम लिखिए। उत्तर, भारत में आने वाले 3 यात्री निम्न थे। 1. अल बिरूनी, 2. इब्न बतूता, 3. बर्नी यियर। नेक्स्ट, 8 क्वेश्चन, ताराबाद किसे कहा जाता था? उत्तर, दौलताबाद में पुरुष तथा महिला गायकों के लिए एक बाजार होता था जिसे ताराबाद कहा जाता था। ये बाजार केवल आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। 9वां क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा क्या था? उत्तर, महानवमी डिब्बा विजयनगर शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित विशालकाय मंच है। महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान संभवतः महानवमी से संबद्ध थे, जो उत्तरी भारत में दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा तथा प्रायद्वीपीय भारत में नवरात्रि अथवा महानवमी के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा, भैंसों तथा अन्य जानवरों की बलि आदि अनुष्ठान आयोजित किए जाते थे। 10वां क्वेश्चन, जिनसे कामिल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, 16वीं तथा 17वीं शताब्दियों में भारत में जिनसे कामिल नामक फसलें भी उगाई जाती थीं। ये सर्वोत्तम फसलें होती थी। मुगल राज्य भी किसानों को जिनसे कामिल नामक फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहन देता था, क्योंकि इनसे राज्य को अधिक कर मिलता था। कपास और गन्ने जैसी फसलें श्रेष्ठ जिनसे कामिल थीं। तिलहन जैसे सरसों तथा दलहन भी नकदी फसलों में सम्मिलित थीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन 11, मुगलकालीन कृषि के तरीकों तथा वर्तमान कृषि के तरीकों में आप क्या समानताएं तथा भिन्नताएं देखते हैं? उत्तर, मुगलकालीन कृषि के तरीकों तथा वर्तमान कृषि के तरीकों में समानताएं। 1. मुगलकाल में भी खेती से पहले भूमि की नाप कराई जाती थी तथा वर्तमान में भी भूमि का पहले सर्वेक्षण किया जाता है तब उस पर खेती की जाती है। 2. मुगलकाल में खेतों की सिंचाई नहरों के द्वारा की जाती थी। वर्तमान में भी अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई नहरों के द्वारा की जाती है। 3. मुगलकाल में भूमि को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता था। वर्तमान में भी भूमि को बांटकर उसकी किस्म के अनुसार खेती की जाती है। मुगलकालीन कृषि के तरीकों तथा वर्तमान कृषि के तरीकों में असमानताएं। 1. मुगलकाल में कृषि बैलों एवं हलों से की जाती थी, जबकि वर्तमान में कृषि में ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जाता है। 2. मुगलकाल में सिंचाई के साधन नहरें, कुएं आदि थे, जबकि वर्तमान में ट्यूबवेलों का प्रयोग किया जाता है। 3. मुगलकाल में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता था, जबकि वर्तमान में कृषि में अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 12, दामन ए को क्या था? उत्तर, संथाल लोग बंगाल के जमींदारों के यहाँ भाड़े पर काम करने आते थे। कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें राजमहल की पहाड़ियों में बसने का निमंत्रण दिया। संथाल उस क्षेत्र में बसकर जंगलों को साफ करके स्थायी खेती करने लगे। उनकी बस्तियों और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी। 1832 तक जमीन के काफी बड़े भाग को दामिनी को के नाम से सीमांकित करके इसे संथाल भूमि घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट, 13वां क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसे कहा जाता था? उत्तर, रैयत का अर्थ होता है किसान। बंबई दक्कन में 1820 के दशक में एक नई राजस्व प्रणाली लागू की गई, जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत अर्थात किसान के साथ तय की जाती थी। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। हर 30 वर्ष के बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। यही रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। नेक्स्ट, 14वां क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? उत्तर, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। 1857 ईस्वी में मेरठ छावनी में सैनिकों को प्रयोग करने के लिए नए कारतूस दिए गए थे, जिन्हें प्रयोग करने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था। यह अफवाह फैल गई थी कि इन पर गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई है। अपना धर्म भ्रष्ट होने के भय से हिंदू एवं मुसलमान सैनिकों ने इनका प्रयोग करने से इनकार कर दिया एवं विद्रोह पर उतारू हो गए। नेक्स्ट,
15वां क्वेश्चन, गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? उत्तर, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक गांव में पुलिस ने कांग्रेस के सत्याग्रहियों पर गोलियां चलाईं। तो भीड़ क्रुद्ध हो उठी और उसने एक थाने में आग लगा दी। इसके फलस्वरूप एक थानेदार तथा 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। चौरी चौरा की इस हिंसात्मक घटना से गांधी जी को प्रबल आघात पहुंचा और उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। खंड स, सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्नों की उत्तर शब्द सीमा लगभग 100 शब्द होती है। ये प्रश्न 3 अंक के होते हैं। क्वेश्चन 16, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताएं हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। 1. केंद्रीय शासन, राजकीय सत्ता का प्रमुख केंद्र तथा प्रशासन का सर्वोच्च सम्राट होता था। सम्राट के पास असीमित शक्तियां होती थीं। सम्राट नियमों का निर्माता, सर्वोच्च न्यायाधीश, सेनानायक एवं मुख्य कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता था। 2. राजा के अधिकारियों के दायित्व, राजा ने राज्य कार्यों में सहायता एवं परामर्श हेतु मंत्रिपरिषद की स्थापना की थी। मंत्रिपरिषद में चरित्रवान तथा बुद्धिमान व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी, परंतु मंत्रिपरिषद का निर्णय राजा के लिए मानना अनिवार्य नहीं था। कुछ अन्य अधिकारी भी होते थे, जैसे अमात्य, महामात्य तथा अध्यक्ष आदि। अमात्य मंत्रियों के अधीन विभागों का काम संभालते थे। 3. प्रांतीय शासन, संचालन की कुशल व्यवस्था हेतु मौर्य शासकों ने साम्राज्य को 5 विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया था। प्रांतीय शासन का प्रमुख राजपरिवार से संबंधित होता था। उसका मुख्य कार्य प्रांत में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना था। 4. नगर की प्रशासनिक व्यवस्था, उचित प्रशासनिक व्यवस्था हेतु नगर को कई भागों में बांटा गया था। प्रत्येक नगर की अपनी नगरपालिका तथा न्यायपालिका थी। न्यायपालिका न्यायाधीश की सहायता हेतु न्यायाधिकारी होते थे। 5. ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था, ग्राम प्रशासन की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के द्वारा की जाती थी। ग्राम का मुखिया ग्रामिक अथवा ग्रामीणी कहलाता था। 6. दंड विधान, दंड विधान काफी कठोर था। चोरी करने, डाका डालने एवं हत्या जैसे जघन्य अपराधों हेतु मृत्यु दंड का विधान था। अपराधी का अंग भंग भी किया जाता था। दीवानी तथा फौजदारी 2 प्रकार के न्यायालय थे। सर्वोच्च न्यायाधीश स्वयं राजा होता था। 7. सेना प्रणाली, मौर्य शासकों ने शक्तिशाली सेना का गठन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी थे। 8. समाज, कला, शिक्षा तथा आर्थिक स्थिति, कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। कृषि आधारित पशुपालन, शिल्प तथा उद्योग काफी उन्नत अवस्था में थे। साहित्य और शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार था। अशोक पहला सम्राट था जिसके बनवाए स्तंभ शिल्पकला के अद्भुत उदाहरण हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था उच्च कोटि की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से एक आदर्श शासन प्रणाली स्थापित की जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अतुलनीय है। क्वेश्चन नंबर 16 में चॉइस होती है। 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन करना होता है। दोनों प्रश्न नहीं करने हैं। 16वें क्वेश्चन का अथवा वाला प्रश्न, सुदर्शन झील पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर, सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था जो गुजरात में स्थित थी। हमें इस जलाशय के बारे में जानकारी लगभग 2वीं शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होती है। इस अभिलेख में कहा गया है कि जलद्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्यकाल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख है जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई थी। क्वेश्चन 17, मीराबाई के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, मीराबाई की संक्षिप्त जीवनी। मीराबाई लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी की संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई है। मीराबाई का जन्म मारवाड़ के मिर्ता जिले के कुड़की नामक गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से कर दिया गया। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और मां के परंपरागत दायित्वों को नहीं निभाया। उनके पति के देहांत के बाद उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वे अपना सारा समय भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की उपासना में व्यतीत करने लगी।
इससे उनके ससुराल वाले क्रुद्ध हो गए और उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, परंतु वह राजभवन से निकलकर एक घुमक्कड़ गायिका बन गई। जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन। मीरा कृष्ण की अनन्य उपासिका थीं। उन्होंने अनेक गीतों की रचना की। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे, जो एक निम्न जाति के थे। इससे ज्ञात होता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। ऐसा माना जाता है कि अपने पति की मृत्यु के बाद राजमहलों के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफेद वस्त्र अथवा सन्यासिनी के जोगिया वस्त्र धारण किए। मीरा का महत्व। यद्यपि मीराबाई के अनुयायियों की संख्या बहुत बड़ी नहीं थी और उन्होंने किसी नवीन संप्रदाय की स्थापना नहीं की, परंतु फिर भी वे शताब्दियों से प्रेरणा की स्रोत रही हैं। उनके द्वारा रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं, विशेष रूप से गुजरात तथा राजस्थान के निर्धन लोगों द्वारा, जिन्हें निम्न जाति का समझा जाता है। क्वेश्चन 17 अथवा वाला होता है। इस प्रश्न में भी चॉइस होती है। आपको कोई एक क्वेश्चन ही करना है, दोनों प्रश्न करने की गलती नहीं करे। क्वेश्चन 17 का अथवा वाला प्रश्न इस प्रकार है। कर्नाटक की वीरशैव परंपरा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर। कर्नाटक की वीरशैव परंपरा 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बासवन्ना 1106-1168 ईस्वी नामक एक ब्राह्मण के नेतृत्व में एक नवीन आंदोलन शुरू हुआ। बासवन्ना प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और चालुक्य शासक के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीरशैव तथा लिंगायत कहलाए। वीरशैव का अर्थ होता है शिव के वीर तथा लिंगायत का अर्थ होता है लिंग को धारण करने वाले। वीरशैवों तथा लिंगायतों के धार्मिक सिद्धांत। वीरशैवों तथा लिंगायतों के धार्मिक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। 1. लिंगायत शिव की उपासना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष बाएं कंधे पर चांदी के एक पिटारे में एक छोटे लिंग को धारण करते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। 2. लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु के पश्चात भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। 3. वे धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधिपूर्वक दफनाते हैं। 4. लिंगायत जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते। उन्होंने जाति प्रथा तथा कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। 5. उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी संदेह प्रकट किया। इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला था, वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। 6. लिंगायतों ने धर्मशास्त्रों में अस्वीकृत आचारों जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान की। 7. वीर शैव धर्म ने मानव मात्र की समानता पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। ये गिलास फल चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। डलहौजी की इस टिप्पणी को विस्तार से समझाइए। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। अपनी हड़प नीति के लिए कुख्यात लॉर्ड डलहौजी ने 1851 ईस्वी में अवध की रियासत के विषय में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1856 में अर्थात इस टिप्पणी के 5 वर्ष बाद अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया तथा अवध के नवाब को वहां से निर्वासित कर कलकत्ता भेज दिया गया। रियासतों पर अनैतिक रूप से कब्जे की शुरुआत 1798 ईस्वी में आरंभ हुई थी, जब निजाम को जबरदस्ती लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने को विवश कर दिया। इसके कुछ समय उपरांत अर्थात 1801 ईस्वी में अवध पर सहायक संधि थोप दी गई थी। इस सहायक संधि में शर्त ये थी कि नवाब अपनी सेना समाप्त कर देगा, रियासत में अंग्रेज रेजिडेंटों की नियुक्ति की जाएगी तथा दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त नवाब ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर अपने कार्य करेगा। विशेषकर अन्य राज्यों के साथ संबंधों में रेजिडेंट की स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी। अपनी सैनिक शक्ति से वंचित हो जाने के उपरांत नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। नवाब का अब विद्रोही मुखियाओं तथा ताल्लुकदारों पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं रहा। धीरे धीरे अवध पर कब्जा करने में अंग्रेजों की रुचि बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वहां की जमीन नील तथा कपास की कृषि के लिए सर्वोत्तम है तथा इस क्षेत्र को एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है। 1850 के दशक के आरंभ तक अंग्रेज भारत के अधिकांश भागों पर कब्जा कर चुके थे। मराठा प्रदेश, दोअब, कर्नाटक, पंजाब, सिंध तथा बंगाल इत्यादि सभी अंग्रेजों के हाथ में आ चुके थे। इस समय मात्र अवध ही एक बड़ा प्रांत था जहां ब्रिटिश शासन स्थापित नहीं हो सकता था। अतः अंग्रेजों ने असंगत आरोप लगाकर अवध को अपने कब्जे में ले लिया। क्वेश्चन 18 अथवा वाला होता है। इस प्रश्न में भी चॉइस होती है। आपको कोई एक क्वेश्चन ही करना है, दोनों प्रश्न नहीं करे। क्वेश्चन 18 का अथवा वाला प्रश्न इस प्रकार है।
1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के कारण। 1. क्रांति की असफलता का सबसे बड़ा कारण किसी सुनियोजित योजना तथा केंद्रीय संगठन का न होना था, जिससे स्थानीय विद्रोह एक दूसरे से जुड़कर राष्ट्रव्यापी स्वरूप धारण न कर सका। अतः ये दिशाहीन हो गया। विद्रोहियों का न सुव्यवस्थित संगठन था और पर्याप्त संसाधन भी नहीं थे। 2. सारे देश में एक निश्चित तिथि को क्रांति का प्रारंभ न होना भी विद्रोहियों की हार का एक कारण था। 3. यातायात के प्रमुख साधनों विशेषकर रेलों तथा डाक व तार व्यवस्था पर अंग्रेजों को अधिकार था। इससे वे अपने सैनिकों को युद्ध के स्थानों पर शीघ्र पहुंचा देते थे। उन्हें संचार साधनों से विद्रोहियों की गतिविधियों का तुरंत पता चल जाता था और वे समय रहते ही उनसे निपटने की योजना बना लेते थे। 4. अंग्रेजों को अपने मातृदेश इंग्लैंड से निरंतर जन, धन तथा सामरिक सामग्री की पूरी सहायता मिलती रही, जिससे उनकी स्थिति मजबूत बनी रही और उनका मनोबल ऊंचा रहा, जबकि विद्रोहियों के पास अंग्रेजों की तुलना में कम गुणवत्ता वाले हथियार थे। 5. अंग्रेजों की अपेक्षा क्रांतिकारियों के नेता अनुभवहीन तथा अयोग्य थे, लेकिन अंग्रेजों के पास निकोलस आउट्रम, हैवलॉक, हडसन जैसे एक से एक कुशल सैन्य नेतृत्व मौजूद थे। 6. बहुत से भारतीय नरेशों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। देशी शासक विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। 7. इसके अलावा भारतीय पक्ष की तरफ विभिन्न गद्दार व्यक्ति भी मौजूद थे, जिन्होंने भारत के कुशल नेताओं की सूचना अंग्रेजों को दी थी। 8. विद्रोहियों के पास कोई एक निश्चित राजनीतिक दृष्टि नहीं थी, निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार उपर्युक्त कारणों से 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा था। क्वेश्चन 19 टिप्पणी वाला होता है, जिसमें हमें टिप्पणी लिखनी है। इस क्वेश्चन में चॉइस होती है। जिस प्रश्न में हम अच्छा लिख सकते हैं वही करना चाहिए। ये प्रश्न 3 नंबर का होता है। क्वेश्चन 19वां, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। 1. सविनय अवज्ञा आंदोलन। 2. रॉलेट एक्ट। उत्तर। 1. सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी। गांधी जी के नेतृत्व में संचालित सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। 1. साइमन कमीशन। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जब बंबई पहुंचा तो उसका प्रबल विरोध हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। सरकार की दमनकारी नीति के कारण जनता में तीव्र आक्रोश व्याप्त था। 2. पूर्ण स्वराज्य की मांग। दिसंबर 1929 में पं. जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। 31 दिसंबर 1929 को अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा का प्रारंभ। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद गांधी जी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित नमक कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। नमक पर राज्य का एकाधिपत्य बहुत अलोकप्रिय था। लोगों को दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया जाता था। ये राष्ट्रीय संपदा के लिए विनाशकारी था। नमक कर लोगों को बहुमूल्य सुलभ ग्राम उद्योग से वंचित करता था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 आश्रमवासियों को साथ लेकर साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान की ओर प्रस्थान किया। 5 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति। 1. देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया। 2. कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए। 3. वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया। 4. विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने से इनकार कर दिया। 5. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना तथा स्वदेशी का प्रयोग करना सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक अन्य कार्यक्रम था। 6. महिलाओं द्वारा शराब तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना दिया गया। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में गांधी जी समेत लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 19वें प्रश्न की दूसरी टिप्पणी। रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने तथा राजनीतिक बंदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ने इसके विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह अहिंसक आंदोलन शुरू किया। इस दौरान 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसकी प्रतिक्रिया में बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरे, हड़तालें हुई, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इस आंदोलन को निर्ममता से कुचलना प्रारंभ कर दिया। हिंसा फैलते देख गांधी जी ने रॉलेट आंदोलन को वापस ले लिया। हिस्ट्री के पेपर का अंतिम पार्ट।
खंड द सेक्शन डी होता है जिसमें निबंधात्मक प्रश्न ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार के प्रश्न की उत्तर शब्द सीमा लगभग 250 शब्द होती है। क्वेश्चन का उत्तर हमें विस्तार से लिखना होता है। ये 4 अंक का होता है। इस प्रश्न में भी चॉइस होती है। कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन 20। सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाजों की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। उत्तर। सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाजों की विशेषताएं निम्नलिखित है। एक मात्र देवी की उपासना। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो आदि स्थानों से मिट्टी की बनी हुई नारी मूर्तियां मिली हैं। इन्हें मात्र देवी की मूर्तियां माना गया है। 2 शिव की उपासना। हड़प्पा की खुदाई में एक मोहर मिली है जिस पर एक देवता की मूर्ति अंकित है। ये देव पुरुष योगासन में बैठा है। इस देवता के 3 मुख और 2 सींग हैं। उसे एक हाथी, एक व्याघ्र, एक भैंसा तथा एक गैंडा से घिरा हुआ दिखाया गया है। आसन के नीचे हिरण अंकित है। इससे आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक के आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। 3 लिंग पूजा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें पत्थर, फ्योन्स, सीप आदि से बने हुए छोटे बड़े आकार के लिंग मिले हैं। शिव के प्रतीक होने के कारण ये लिंग पवित्र समझे जाते थे तथा इनकी पूजा की जाती थी। 4 योनि पूजा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बहुत से छल्ले मिले हैं। पुरातत्वविद जॉन मार्शल इन छल्लों को योनि का प्रतीक मानते हैं। उनका मत है कि हड़प्पा सभ्यता में योनि पूजा का प्रचलन था। 5 पशु पूजा। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरों पर बैल, भैंस, हाथी, गैंडा आदि के चित्र मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा निवासी बैल, भैंस, हाथी, गैंडे आदि की उपासना करते थे। हड़प्पावासी नाग की भी पूजा करते थे। 6 वृक्ष पूजा। मोहरों पर पीपल के वृक्ष के चित्र पर्याप्त मात्रा में अंकित किए हुए मिले हैं। हड़प्पावासी पीपल, बबूल, तुलसी, खजूर, नीम आदि वृक्षों की भी पूजा करते थे। 7 अग्नि वेदिकाएं। कालीबंगन, लोथल, बनावली और राखीगढ़ी की खुदाई से हमें अनेक अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। 8 जल पूजा। हड़प्पावासियों को पवित्र स्थान तथा जल पूजा में गहरा विश्वास था। 9 प्रतीक पूजा। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर स्वास्तिक, चक्र, स्तंभ आदि के चित्र मिले हैं। ये संभवतः मंगल चिन्ह थे। इनका धार्मिक महत्व था। 10 धार्मिक रीति रिवाज। सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक रीति रिवाजों तथा पूजा पाठ की पद्धतियों के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं है। मोहरों को देखने से पता लगता है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाई जाती थी। धार्मिक अवसरों पर नृत्य गान की परिपाटी प्रचलित थी। यहाँ के निवासी मरणोत्तर जीवन में भी विश्वास रखते थे। अंधविश्वास भी प्रचलित था। बुरी शक्तियों से बचने के लिए ताबीज पहने जाते थे तथा जादू मंत्र का सहारा लिया जाता था। इस प्रकार इस प्रश्न में हमें सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाजों की विशेषताओं के बारे में जानकारी लिखनी। इस वीडियो में हमने 12th हिस्ट्री के मॉडल पेपर तथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक व शेयर करना न भूले। साथ ही अपने दोस्तों को जरूर भेजें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।